हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने किया था मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का दोनों में डिफरेंस और क्लासिकल और मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लासिकल व्यू में दो चीज़ें थी, नेशनल इनकम के बेस पर और पर कैपिटा इनकम के बेस पर, और मॉडर्न व्यू के हिसाब से था इकोनॉमिक वेलफेयर बेस्ड होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। आज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें अलग अलग कई तरीके दे रखे हैं कि नेशनल इनकम के तरीके से, पर कैपिटा, इकोनॉमिक वेलफेयर कंपैरिजन, ऑक्यूपेशनल पैटर्न, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेरियस अदर फैक्टर्स। इनके बेसिस पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख सकते हैं। पहला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बेस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ? इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम ओवर टाइम, जितना भी इंक्रीज़ है तो इससे क्या पता लगेगा? ग्रोथ इन इनकम या फिर इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एट कांस्टेंट प्राइसेस, कि कितना आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन कैलकुलेट करना है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा? बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू कन्वर्ट नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ रियल गुड्स। नेशनल इनकम को रियल गुड्स में कन्वर्ट कर करके देख लो, क्योंकि नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं मनी इफ़ेक्ट है। गुड्स में बदल देंगे तो वो हम प्रोडक्ट कंसेप्ट कह सकते हैं कि इतना प्रोड्यूस हुआ है। तो जितना नेशनल इनकम चेंज हो रहा है ओवर टाइम, उससे हम जान पाएंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने भी कहा कि जीएनपी इज़ बेस्ट मेज़र ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इस कंसेप्ट के कुछ फेवर्स हैं और कुछ अगेंस्ट हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके। ये इसके फेवर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इसके अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स हैं। हर चीज़ का है प्रॉज एंड कॉन्स हैं। पहला फ़ायदा क्या कहता है कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने से पर कैपिटा इंक्रीज़ हो सकती है। तो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम चेंज। तो दोनों एक ही बात है, तो ये कवर कर लेता है दोनों चीज़ को। सेकंड फेवर क्या कह रहा है कि अगर सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम से चेक करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज सिर्फ तभी होगा जब इंक्रीज इन इनकम इज़ मोर देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इफ़ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर पॉपुलेशन सेम रहेगी तो चेंज इन नेशनल इनकम और चेंज इन पर कैपिटा इनकम सेम होगा। लेकिन नेशनल इनकम के बेस पे अगर हमें देखना है तो वो सिर्फ हमें दिखेगा एब्सोल्यूट लेवल पर। लेकिन पर कैपिटा इनकम चेंज कब होगा? जब पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो या फिर ना हो। अगर पर कैपिटा इनकम को एक इंडेक्स लेते हो तो वेलफेयर कैन नॉट बी अंडरस्टूड। कल भी हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम एक सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर वेल्थ कम लोगों के पास है, पर कैपिटा इनकम में तो एवरेज नज़र आएगा। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट नेशनल इनकम, पहला हो रहा है कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट बिकॉज विद ए व्यू इट वुड बी मोर। नेशनल इनकम के बेस पे हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगेन यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये इंडिविजुअल्स के पास भी जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये हम इसको 100% फुल प्रूफ नहीं कह सकते हैं। अनदर लिमिटेशन इज़ ये कॉम्पोजिशन नहीं बता रहा नेशनल प्रोडक्ट का, सिंपली बता रहा है कि कितना है। अगर ये प्रोडक्शन वार गुड्स का हुआ है तो इससे इंडिविजुअल्स को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा इंडिविजुअल्स का। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है इसके अगेंस्ट? कि ना सिर्फ ये चेक करो कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, ये चेक करो कि कैसे बढ़ रही है। अगर नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए सोशल कॉस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। अनदर आर्ग्यूमेंट इज़ जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डेटा बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपको पता ही होगा, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज। तो ऐसे में हम उसको मनी के रूप में काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये नेशनल इनकम काउंट करना ही मुश्किल है। तो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैमाना हम क्या रखें, वो स्टिल अभी क्वेश्चन रह गया। नेशनल इनकम इज़ नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट थ्रू पर कैपिटा इनकम।
अब नेशनल इनकम के बाद दूसरा तरीका है कि पर कैपिटा इनकम निकाल लो, इससे पता लग जाएगा कि पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज डिक्रीज क्लासिकल व्यू में हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। अब इसके भी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट है। पहला इन फेवर आर्ग्यूमेंट है कि इससे लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है कि नेशनल इनकम बढ़े तो ज़रूरी नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़े तो बेटर, तो ये श्योर है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव ए लिमिटेड कैपेसिटी टू रेज आउटपुट पर कैपिटा। ऐसी कंट्रीज में मेक्स अ हेडवे अलॉन्ग विद ए राइज इन दिस कैपेसिटी। अगर हम पर कैपिटा इनकम को बेस करके चलते हैं तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे सच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, जो फ़ायदेमंद होगा इसके लोगों के लिए। थर्ड आर्ग्यूमेंट इज़ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंडिकेटर है ए फास्टर ग्रोथ इन रेट ऑफ आउटपुट देन द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वही चीज़ है कि अगर नेशनल इनकम हमारा बढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है पर कैपिटा इनकम बढ़े ना बढ़े, जो कि बढ़ना चाहिए। नेशनल इनकम बढ़ गया लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उससे इंडिविजुअल को तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेज़र करने के लिए पर कैपिटा इनकम इज़ बेटर देन नेशनल इनकम, ये कह रहा है इस आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी हैं, अब कोई भी मेथड फुल प्रूफ है नहीं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या कह रहा है कि इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम से हम कैसे कह सकते हैं कि इनकम सबके पास जा रही है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, मतलब रिच लोग रिच होते जा रहे हैं, पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पर कैपिटा इनकम को हम इकोनॉमिक ग्रोथ का पैमाना मान रहे हैं, वहाँ पर ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी है, माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इनको सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि पहले हम कैसे कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देने की बजाय पॉवर्टी घटाओ, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटाओ, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम घटेगा। थर्ड आर्ग्यूमेंट इज़ अगर इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम जो है वो ऐसे आया है कि लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट कर लिया, वॉर मटेरियल ज़्यादा बना दिया, तो इससे कोई वेलफेयर नहीं होगा, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज़ इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम मतलब लेवल ऑफ पोल्यूशन भी बढ़ेगा, तो उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो एक रियल डेवलपमेंट का मेजरमेंट नहीं हो सकता है। एक ऐसी कंट्री वेयर इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई और पॉपुलेशन बढ़ गई, तो देयर इज़ नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। तो इन सब के बेसिस पे हम अपना एक आर्ग्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं कि व्हाट इज़ बेटर। थर्ड इज़ मेजरमेंट थ्रू इकोनॉमिक वेलफेयर। ये अच्छे से हुआ नहीं है कवर, बट मैं बता रही हूँ आपको। मेजरमेंट थ्रू इकोनॉमिक वेलफेयर, इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे मेज़र करो कि जो रहने वाले लोग हैं कंट्री के, वो इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेज़र कह रहे हैं इसको। बिसाइड्स द नॉलेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं कि सिर्फ ये मत देखो कि प्रोडक्ट बना, नेशनल इनकम बढ़ी, ये देखो कि कैसे बढ़ा, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिक वेलफेयर है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इस क्राइटेरिया को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। पहला रीज़न क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी नेशनल आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। अगर नेशनल आउटपुट में वही वार मटेरियल बना रहे हैं या मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने लगा इसके लोगों को। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि ये भी देखो कि क्या बन रहा है, ये भी देखो कि कैसे बन रहा है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग वर्किंग फोर्स, अगर प्रोडक्शन पर्पस के अंदर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्किंग फोर्स को, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, वेलफेयर नहीं कहलाएगा। पर कैपिटा इंक्रीज होता है इनकम, पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड नहीं होना चाहिए। अगर पर कैपिटा इंक्रीज हो रहा है,
लेकिन रिच हो रहा है और पुअर ही होता जा रहा है, तो वो भी इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं कहलाएगा। इकोनॉमिक वेलफेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें सोशल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी कि सोसाइटी को क्या कॉस्ट देनी पड़ रही है, जो मेज़र करना प्रैक्टिकल नहीं है। वेलफेयर का कंसेप्ट सब्जेक्टिव है, ये रिलेटिव पर्सन टर्म है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। किसी के लिए वेलफेयर हो सकता है बेसिक नीड्स, किसी के लिए वेलफेयर हो सकता है फ्रीडम, किसी के लिए वेलफेयर हो सकता है सेल्फ एस्टीम। तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, मेजरमेंट मुश्किल है इसका। चौथा क्राइटेरिया है मेजरमेंट बाय कंपैरिजन या कंपैरेटिव कंसेप्ट। कह रहे हैं कि आप इसको ना एब्सोल्यूट तरीके से मेज़र ना करके दो कंट्रीज़ का डेवलपमेंट मेज़र करो कंपेयर करके, या एक ही कंट्री का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इसको कैलकुलेट करो। ये है कंपैरेटिव क्राइटेरिया, कंपेयरिंग टू कंट्रीज़ या कंपेयरिंग बिटवीन अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ग्राफ एक बनाया है, ये टाइम पीरियड है, ये नेशनल इनकम है, ये टाइम, और ये पहली कंट्री का ग्राफ है और ये दूसरी कंट्री का ग्राफ है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एज द टाइम इज़ गोइंग, पहली कंपनी की ग्रोथ पहले कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी दूसरी कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा ही चल रही है और इसकी कम चल रही है। एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो पहले कंपनी कम ग्रो कर रही थी वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, और जो कंपनी पहले ज़्यादा ग्रो कर रही थी वो कम ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से कंपेयर कर पा रहे हैं हम दो कंपनीज़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ये मेथड भी। क्यों, हमें तो लग रहा था ये कंट्री की ग्रोथ कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पता लगा कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। हम तो इतने टाइम पीरियड तक यही सोच रहे थे कि ये कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, पर हो सकता है ये कंपनी प्लानिंग के साथ चल रही थी कि पहले कम ग्रोथ और बाद में ज़्यादा ग्रोथ। तो प्रैक्टिकली ये भी थोड़ा सा सही नहीं है ये मेथड भी। नेक्स्ट मेथड है मेजरमेंट थ्रू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चरल, एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं जहां लोग काम कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आपको इनका मतलब पता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो वो कैसे पता लगेगा, अगर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इस मेथड में भी कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। रीजंस क्या हैं, पहला, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एक ऑक्यूपेशन को इजीली हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि वो किस चीज़ में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। सेकेंड प्रॉब्लम, अर्ली स्टेजेस में टर्शरी एक्टिविटीज़ लाइक कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये इनएडिकेट होती हैं, इनसफिशिएंट होती है। कॉन्सिक्वेंटली इसमें एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम होते हैं। सिक्स्थ इज़ मेजरमेंट थ्रू राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। कैसे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेज़र करने के लिए चेक करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन ऑफ इट्स सिटीजन्स की, क्या कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ, क्या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होने से। अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ हो कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। ऑन द अदर हैंड, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने के बावजूद लोगों का कंजम्पशन पावर अगर इंक्रीज़ नहीं होता, इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। थ्योरेटिकली ये मेथड अच्छा है लेकिन परफेक्ट नहीं है। क्यों, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कह रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो हैं वहाँ पर लोग पहले ही उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है, वो सेव कर ही नहीं पाते, उनको कंज्यूम ज़्यादा करना पड़ता है। हैंस आफ्टर इंक्रीज इन और ज़्यादा कंजप्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट है मिसलेनियस मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कई तरीके बताए गए इसके अंदर। पहला है फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, 3 चीज़ों का एवरेज निकाल रहे हैं।
एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कि एक पर्सन कितना जीता है, जितना ज़्यादा जिएगा मतलब उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट कितना है, जितना ज़्यादा रेट उतना कम डेवलपमेंट, और जितना कम ये मोर्टेलिटी रेट होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। लिटरेसी रेट वो ऑलरेडी 100% के बेस पे परसेंटेज में होता है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ को हम कैसे काउंट करेंगे, अगर एक पर्सन 77 ईयर्स एवरेज जीता है तो वो होगा, उसको 100 मार्क्स मिलेंगे, और 28 को मिले हैं 1, इसके बीच में वेरी करेगा। 28 ईयर्स के लिए मार्क है 1, 77 ईयर को 100 मार्क्स हैं, तो इसके बीच में एज लाई करेगी, तो 1 to 100 के बीच में नंबर्स लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काउंट करते हैं 1000 के बेसिस पर, और इसको हम 100 के बेसिस पे चेंज कर लेंगे अपना ये स्केल निकालने के लिए। हमने ये भी 100 पे काउंट किया, ये भी 100 का परसेंटेज के बेस पे है। मोर्टेलिटी रेट भी हम 1000 के बेसिस पर है, हम इसको 100 के बेस पर करके और एवरेज करेंगे। तो अगर हम ये तीनों निकाल लें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और अडल्ट लिटरेसी, और इनको एवरेज कर दें तो वो आ जाएगा फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये 2011 के एक सर्वे का कुछ कंट्रीज़ का फिज़िकल लाइफ इंडेक्स दिखा रखा है। इसके इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो ये दिखाएगा कि जितना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उतना ज़्यादा डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये एक अलग इंडेक्स है, इसके अंदर थोड़ी सी अलग टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। लॉन्गेविटी कि एक पर्सन कितना लंबा जीता है, लॉन्गेविटी। नॉलेज और एजुकेशनल की लिटरेसी रेट कितना है। इसके दो पार्ट हैं नॉलेज और एजुकेशन के। पहला एडल्ट लिटरेसी रेट कि कितने पर्सन्स हैं ऐसे जो 15 ईयर्स से ऊपर हैं और वो पढ़ लिख सकते हैं, रीड एंड राइट। ग्रोस और कंबाइंड एनरोलमेंट रेशो निकालते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शरी एजुकेशन के लिए निकाला जा सकता है। प्राइमरी एजुकेशन 5th तक, सेकेंडरी 10th तक, और टर्शरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो निकाल सकते हैं। और तीसरा नॉलेज का है इनकम और पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम पर कैपिटा, लेकिन किसका, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट प्राइसेस पर निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये शो करेगा हमें द कैपेसिटी ऑफ पर्सन्स टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इन सब को एवरेज करके निकाल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तीसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया था। और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये भी UNDP यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही ये बताया था इसके बारे में। HPI में मेज़र करते हैं, बेटर इंडेक्स है ये मेज़रमेंट ऑफ डेप्रीवेशन की कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। सारे तो ये इसके अंदर सारे ये वाले काउंट होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। और साथ में HPI क्यों बनाया, फॉर 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज सेपरेटली, अलग अलग 2 कंट्रीज़ के ग्रुप के लिए बनाया। पहला एक सेपरेट हाई इनकम कंट्रीज़ के लिए बनाया, दूसरा बनाया गया डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। इस तरह से कंपेयर करने के लिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया। नेक्स्ट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सेम इंडेक्सेस के अंदर इन्होंने क्या किया, जेंडर वर्ड जोड़ दिया। जेंडर वर्ड जोड़ के क्या किया कि सेम चीज़ें फीमेल्स के लिए काउंट करी, मेल्स के लिए काउंट करी, कंपेरेबल हो गई ये दोनों, और फिर इनको एवरेज कर दिया। ओवरऑल एवरेज सेम निकलेगा, जो हम इकट्ठा निकालते फीमेल मेल ना करते तब भी। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स 1995 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इससे पहले हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमारा था लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ और एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के बारे में, उसको जेंडर सेंसिटिव डायमेंशन दिया गया है GDI के अंदर।
जो भी हम उसके अंदर चीज़ें रिकॉर्ड करते थे वो फीमेल्स और मेल्स के लिए अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में फॉर ईच एरिया हम उसको देखेंगे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। और जीडीआई है ये जो तीनों चीज़ें थी, लॉन्गेविटी, पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नॉलेज रेशो, इनको इक्वल इनको अनवेटेड एवरेज करके उस तरीके से हम निकालते हैं जीडीआई। अनवेटेड एवरेज मतलब तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मेल्स और फीमेल्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों के बीच में, अदरवाइज अनइक्वल। और ओवरऑल एचडीआई निकालने के लिए हम मेल्स का इंडेक्स और फीमेल्स का जीडीआई इंडेक्स इनको एवरेज कर सकते हैं। लास्ट है इसके अंदर जेम, ये भी जेंडर सेंसिटिव है। यूएनडीपी ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था 1995 में। विमेन एम्पावरमेंट चेक करना था इसका मेज़र कंट्री बेसिस पे। इसमें 3 की एरियाज़ में देखते हैं कि पावर है फीमेल्स के पास में या नहीं है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेस्ड ऑन अर्नड इनकम, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके पास या नहीं है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है, और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। इन क्राइटेरियाज़ के बेस पे चेक करना था कि जेंडर एम्पावरमेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट है या नहीं है। तो ये मेज़र करता है कंट्री टू कंट्री की क्या इनइक्वालिटीज़ हैं। इस तरीके से हम जेंडर एम्पावरमेंट को मेज़र कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ मेज़रमेंट। आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।